हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। और ये लेक्चर आपके PWC के एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि आज की इस लेक्चर में लोग कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स के सारे वो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और वो सारे कॉन्सेप्ट जिससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कहने का मतलब मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जिससे क्वेश्चन आएगा। और अगर मैं इस PDF से बात करूँ कि इत्तेफाक क्या होगा, इस PDF से कम तो आपका 10 प्लस MCQ या ऑल ओवर कर सकते हैं 10 से 15 के रेंज में आपके MCQ क्वेश्चन इस PDF से एकदम डायरेक्टली मैच कर जाएगा। मतलब जो फार्मूला मैं बताऊंगा, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो आपका एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। और प्लस कर सकते हैं इससे 10 प्लस ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसके कॉन्सेप्ट से बनेंगे। तो कह सकते हैं हर हालत में ये PDF आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, एक बार इस PDF की सारी बातों को समझ लेना चाहिए। और जितना मैं इस PDF में बात बताऊंगा, बस अगर उतना से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो भी बस बेसिक प्रॉब्लम, तो एन आई चैलेंज कि आपका मैथमेटिक्स में अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो आपका 25 प्लस 27 प्लस सही जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप इस PDF को पढ़ के जाइए और आप मेरे को आजमा करके देख सकते हैं। हालांकि मैंने आजमाया है BCA वालों के लिए भी, BBA वालों के लिए भी, तो जो मैंने आजमा करके ये सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया है और इसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस मैथ वाले सेशन को, मैथ वाले लेक्चर को, जिसमें देखेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट एंड विच कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर PWC एंट्रेंस एग्जाम दैट विल बी कंडक्ट ऑन 14 जून। ठीक है, तो अपने 14 जून को होने वाले एंट्रेंस के टेस्ट के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है, इसमें पूरा 11, 12 या कह सकते हैं पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट होता है जो आपके टेस्ट में आता है, वो सारी चीज़ों का मैं कलेक्शंस आपके लिए तैयार किया हूँ। बहुत ही मेहनत के साथ ये कलेक्शंस को मैं तैयार करता हूँ, क्योंकि पूरे बुक्स को रिड्यूस करना होता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते इस वीडियो को, समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर MCQ क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना सेट से है, और सेट में हमेशा देखिए जो मैं फार्मूला बताऊंगा उस फार्मूला पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या फिर वो फार्मूला आपको डायरेक्टली पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे ये पहला फार्मूला, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B अपना क्या होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B। तो ये अपना पहला फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दे या फिर डायरेक्ट आपका यही वाला फार्मूला पूछ दे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लॉज होता है, इस इंपॉर्टेंट लॉज में ये थोड़ी सी बातों को ध्यान रखिएगा। और इस वाले केस में ये वाला थोड़ा सा फार्मूला ध्यान रख लीजिएगा, A यूनियन B फिर होल यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। ये अपना एसोसिएटिव लॉ होता है, किस तरीके से होता है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेम एज आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी रख लीजिएगा। A यूनियन B को इस तरीके से लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन बीच वाला और A यूनियन C। तो यहाँ पे 3 फार्मूला को आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक अपना इंपॉर्टेंट होता है डिमॉर्गन्स का लॉ, और डिमॉर्गन्स का लॉ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस नज़रिए से, तो डिमॉर्गन्स के लॉ के कॉन्सेप्ट पर ही अपना प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़े हैं। तो याद रखिएगा A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो अपना किसके बराबर होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो अपना यूनियन है वो आपका इंटरसेक्शन में चेंज करता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये अपना वहाँ तक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ जो सेट वाला फॉर्मूला है, सेट वाले फॉर्मूला में एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, वो अपना ध्यान रखिएगा सबसेट वाला। ध्यान रखिएगा सबसेट का जो कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इसी सेट वाले चैप्टर में अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो ये 2 का पावर n हो जाएगा, और अगर प्रॉपर सबसेट पूछेगा तो 2 का पावर n माइनस में 1। ये 2 फार्मूला रख लीजिएगा। सबसेट को आप समझते होंगे सेट वाले चैप्टर में, तो अगर आपसे पूछ दे कि 2 एलिमेंट है, बताइए नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो n का पावर 2 यानी 4 होगा। और अगर प्रॉपर सबसेट के बारे में पूछे तो ये अपना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। सेम एज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होता है वो ध्यान रखिएगा 2 का पावर mn होता है, जहाँ m बताएगा कि A में कितने एलिमेंट है, n बताएगा B में कितने एलिमेंट है। तो ये वाला फार्मूला आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 2 के पावर m इंटू में n का। सेम एज इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन को भी निकालते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन पूछ दे A और B के बीच में, तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, 2 के पावर mn होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं
एक अपना इस तरीके से थोड़ा सा मैं चीज़ों को समझा करके चलता हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। मान लेते हैं एक अपना सेट ए है और इसमें एलिमेंट है 1 एंड 2, एंड एक अपना सेट बी है और इसमें एलिमेंट है 3 एंड 4। एंड अगर आपसे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ जो रिलेशन है वो कितना बनेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 के पावर m n। m कितना है 2, यानी n इसमें कितना एलिमेंट है, एक और एक 2, यानी ये अपना m का वैल्यू हो गया तो 2 पुट कर दिए इनटू में n का वैल्यू भी क्या है 2 है, यानी इस केस में कर सकते हैं 2 द होल पावर 4। और अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पाइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। में जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा ए और बी के बीच में वो अपना 16 बनेगा। तो ये नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो डोमेन और रेंज है किसके केस में, रिलेशन वाले केस में, तो डोमेन एंड रेंज को समझ लीजिए। मान लेते हैं एक रिलेशन अपना कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं एक रिलेशन हमारे पास है। डोमेन और रेंज को मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन है ए और बी के बीच में, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी वो कुछ इस तरीके से है। लेट अस सपोज A1 B2 इस तरीके से अपना एक रिलेशन है। तो इस केस में जो अपना डोमेन होगा, डोमेन याद रखिएगा, जो अपना पहला जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है वो अपना डोमेन होगा, यानी ए और बी अपना क्या हो जाएगा, ये अपना डोमेन हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर रेंज के बारे में बात करें तो रेंज अपना क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर का क्या कहलाएगा, वो रेंज कहलाएगा, यानी 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो डोमेन और रेंज अगर आपको दे दे MCQ क्वेश्चन में तो आप पता कर लीजिएगा किस तरीके से मैंने आपको बताया है। सेम एज अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, देखिए आपने क्लास 11 में सबसे पहले पढ़ा होगा सेट के बारे में। सेट से आपने डेवलप किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने डेवलप किया रिलेशन, रिलेशन से आपने डेवलप किया फंक्शन। तो रिलेशन तक आप समझ चुके। रिलेशन क्या होता है, दो सेट का मल्टीप्लाई होता है। मतलब मान लेते हैं हमारे पास अगर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 एंड 2 है, एंड हमारे पास एक दूसरा भी सेट है जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं कि ए और बी है। तो अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों के बीच में जब एक रिलेशन तैयार होता है, ये अपने रिलेशन तक बात होता है। वहीं अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि ए अपना एक एलिमेंट है, इस तरीके से आप पढ़े होंगे 1 2 3। नेक्स्ट पढ़ते हैं बी के बारे में। तो बी भी अपना एक एलिमेंट है, बी भी अपना एक सेट है जो क्या है ए बी सी। तो फंक्शन कहता है कि इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, यानी कहने का मतलब जो ए है उसका ये जो अपना सेट है ए, उसका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। यानी एक इसका जो रिलेशन होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। जैसे 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन सी के साथ। तो ये जो रिलेशन है यही रिलेशन डेवलप होकर क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। और अगर यहीं इसमें थोड़ी सी अगर चीज़ों को मैं कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, मान लेते हैं कि अगर एक का रिलेशन ए के साथ हो जाए और एक का रिलेशन फिर बी के साथ भी हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में ये जो रिलेशन है ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो याद रखिएगा, रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट फंक्शन हमेशा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे एक आपका रीजनेबल क्वेश्चन पूछता है, सो यू हैव टू कीप अ फोकस ऑन दिस पॉइंट दैट सारे रिलेशंस, ऑल रिलेशंस बी नॉट फंक्शन बट ऑल फंक्शंस बी ईच एंड एवरी कंडीशन दिस बी अ रिलेशन। तो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं बट सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। और ये कैसे होता है ये मैंने आपको रिलेट करके दिखा दिया कि अगर रिलेशन हो जाए ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा का रिलेशन हो जाए तो वो अपना फंक्शन नहीं होगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अभी मैंने आपको चीज़ों को समझाया, अब आप कितना समझे हैं वो मैं देखिए आपको बताता हूँ पॉइंट करके। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक अपना एक फंक्शन लिख रहा है, ठीक है, एक वो आपसे जज करा है, वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, और आपको लिख दिया फंक्शन इज इक्वल्स टू में आपको लिख दे रहा है 1a, यानी एक का रिलेशन ए के साथ है 1b, इस तरीके से आपको लिख दिया। आपसे पूछेगा बताइए ये रिलेशन तो है नो डाउट, बट ये फंक्शन है कि नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ का जो अपना ये क्या बना है, अगर आप इससे पहले डोमेन और रेंज बनाइएगा तो ये अपना डोमेन हो गया एक, यानी एक सेट अपना ए बना, एक सेट अपना क्या बना, बी बना, ए और बी इसके रेंज से बना। लेकिन याद रखना है, जब आप जानते हैं कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, मतलब ये एक के ही बारे में बात कर रहा है, इट मीन्स ये किसके बारे में बात कर रहा है, एक के ही बारे में कर रहा है। तो एक का एक बार रिलेशन इसने बताया ए के साथ और एक का रिलेशन इसने एक बार बताया बी के साथ। इस कंडीशन में एक ही एलिमेंट है और इसका रिलेशन दो जगह है, तो ये सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, दिस बी नॉट अ प्रॉपर फंक्शन। इसलिए कह सकते हैं ये अपना फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन को पहचानने के लिए सीखिएगा। फंक्शन को मैंने बता दिया है। अब फंक्शन के केस में डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और साथ में अपना रेंज क्या होता है, ये तीन बात के बारे में आपको बताता हूँ। अभी मैंने बताया
अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये अपना एक दो सेट है, एक अपना सेट है 1 2, एक सेट अपना बी है दैट इज अ सी डी ई। लेट अस सपोज ये अपना क्या है सी डी ई है। इस केस में एक का रिलेशन सी के साथ, 2 का रिलेशन डी के साथ। इस केस में जो अपना डोमेन होगा, मतलब डोमेन का मतलब होता है जिसका हम लोग रिलेशन तैयार कर रहे हैं। यानी इस केस में जो अपना सेट ए है ये अपना क्या कहला जाएगा डोमेन। ये जो जितने भी सारे एलिमेंट बी के हैं वो करा जाएंगे को डोमेन, मीन्स सी डी ई बी द को डोमेन। एंड नेक्स्ट जो एलिमेंट रिलेटेड है वो अपना रेंज कहलाएगा। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, ये अपना सी और डी हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है फंक्शन के केस में यानी फलन के केस में। ये मैंने आपको बात कर ली, ये इतना ही बात आपको बस याद रखना है रिलेशन फंक्शन के केस में। हालांकि जो क्लास 12 वाला कॉन्सेप्ट है कि बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन कौन है, ट्रांजिटिव कौन है, उसको लेकर के हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और वो वाला आसान भी, अब सिमेट्रिक रिलेशन जानते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन जानते हैं, इक्विवेलेंस जानते हैं, वो तीनों पॉइंट को थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे आगे, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सीरीज में। नेक्स्ट अब एंट्री करते हैं अपने कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज़ हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में जो कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, तो कैलकुलेशंस में क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ याद रखना है इवन ऑड फंक्शंस के बारे में। तो साइन माइनस एक्स हमारा माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। तो ये वाला 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, सीधा सीधी आपसे पूछता है, इसको आप क्या कीजिएगा तैयार रखिएगा। नेक्स्ट कौन से फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला का सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। tan x प्लस या माइनस वाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो tan x प्लस माइनस tan y बाई 1 माइनस प्लस tan x tan y, ये अपना फॉर्मूला होता है। इसको यूज़ करने के लिए सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन हाफ एक्स बाई 2 क्या होता है, ध्यान रख लीजिएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन सी प्लस डी क्या होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला। या साइन सी माइनस डी क्या होता है वो याद रख लीजिएगा। ये सब फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आसान है, सॉल्व हो जाएगा आपसे, ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 2 थीटा पे ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा डबल एंगल फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए सेम तरीके से tan 2 थीटा वाला भी आपको याद रखना है। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि अगर आपने हमारे क्लासेस को किया होगा तो ये सारे जो पोर्शन है वो आपके कवर हो चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे पूछेगा मॉड्यूलस के बारे में, आपसे पूछेगा मॉडुलस के बारे में। जैसे अगर आपको लिख दे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 5i, इस केस में इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस कहता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इन दिस फॉर्म यानी a + ib के फॉर्म में हो, तो उसका जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है √a² + b²। याद रखना है हमेशा मॉडजेट रख रहा है, यानी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसका वैल्यू हमेशा आपको वो पॉजिटिव लेकर के चलना है। तो मॉडजेट का यही मतलब होता है, ये मॉडुलस का मतलब होता है। तो मॉडुलस का क्या मतलब होता है ये समझ गया। मॉडुलस का मतलब ये क्या बता रहा है जेड का, ये क्या बता रहा है जेड का मॉडुलस। तो जेड के मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा √a² + b²। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आर्ग्यूमेंट के बारे में, या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट या फिर अपना एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके बारे में समझिए। कहता है कि अगर आपके पास कोई एक मान लेते हैं अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेट अस सपोज कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है 1 + √3i। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, याद रखिएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो 0 ना हो। अगर 0 हो जाएगा तो फिर अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो आप फाइंड नहीं कर पाइएगा। तो उस केस में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कहलाता है थीटा इज इक्वल में tan इनवर्स d/, में a को ही हम लोग क्या कहते हैं उसका आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जैसे इस केस में अगर आर्ग्यूमेंट पूछेगा तो थीटा बराबर निकाल देंगे थीटा tan इनवर्स, और क्या कहता है b/a, तो b अपना क्या है यहाँ पे √3 और a क्या है a की जगह 1, यानी इस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स √3 कितना होता है, किसका वैल्यू होता है। सो इस केस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3, आप जानते हैं √3 का वैल्यू क्या होता है tan 60 का होता है। तो tan का अपना हिसाब फिर टूस, यानी कह सकते हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी इस केस के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। आर्ग्यूमेंट के बारे में क्वेश्चन जनरली पूछता है, यानी थीटा का वैल्यू नेट क्या निकला अपना 60 डिग्री निकला। तो ये जो अपना थीटा है यही अपना क्या कहलाता है आर्ग्यूमेंट कहलाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा जो थीटा होगा, ये जो अपना थीटा 60 है इसको हमेशा हम लोग 2n पाई
प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। ये बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट मैंने आपको समझाया था आर्ग्यूमेंट मैंने समझाया, साथ में आपको समझाया मॉडुलस के बारे में। कॉन्जुगेट आपका एकदम प्रॉपर आसान है, कॉन्जुगेट एकदम बहुत आसान है। कॉन्जुगेट का मतलब अगर आपका a प्लस बी आई बी लिखा है तो आप इसको सीधा से लिख दीजिए a माइनस आई बी, तो यही अपना क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इधर से आगे बढ़ रहे हैं, इधर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है ओमेगा के बारे में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, याद रखिएगा ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। और एक बात का फिर से ध्यान रखना है आपको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है ये आप याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। इस पर बेस्ड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आप निपट लीजिएगा। मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन के एग्जांपल यहाँ पे पूछ दे आपको ओमेगा पे पावर 27, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा का क्यू टू होल पावर क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। और ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या जानते हैं, 1 होता है, तो 1 के पावर 9, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को थोड़ा सा फाइंड करने के लिए थोड़ा सा प्लस माइनस दिमाग लगाइएगा। बाकी मैं आपको पॉइंट हिंट कर दिया हूँ कहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला वाला चैप्टर से। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला वाला चैप्टर में इतना ही याद रखना है कि जो आपका वैल्यू है, वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आना चाहिए, वैल्यू में आपका इमेजनरी वैल्यू फाइंड करने के लिए आना चाहिए। ध्यान रखिएगा कौन सा वैल्यू, इमेजनरी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आना चाहिए। मतलब ये जो अपना इसके अंदर का कैलकुलेशन होता है, अगर वो निगेटिव में आए तो निगेटिव के लिए हमेशा आई स्क्वायर लिख दीजिएगा, और आई स्क्वायर निकलेगा तो अपना आई के फॉर्म में निकलेगा। बाकी जो अपना वैल्यू है, वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला यही है, एक्स इज इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ये वाला फार्मूला को निकाल करके कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया जिसका वेरिएबल का पावर क्या है 2 है, ये अपना क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है, यानी ये जो अपना x दिख रहा है, इस x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बट ये क्वेश्चन आपका किसके केस में पूछेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा ये जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कीजिएगा तो आपका निगेटिव में होगा, और निगेटिव में रहेगा रूट, तो आप हमेशा क्या लिखिएगा, इसके लिए आई स्क्वायर लिखिएगा, और आई स्क्वायर रूट से निकाल करके आई रखिएगा। ये मैं मेनली इसे समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं। तो अपना आता है एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी कुछ बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका पूछेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ध्यान रखिएगा, ये अपना जो फर्स्ट टर्म होता है या कोई भी nth टर्म जिसके बारे में बात किया जाए, जिस टर्म को हम लोग को निकालना रहे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 बाई में d, जहाँ d क्या अपना कॉमन डिफरेंस है। इसके बाद ध्यान रखिएगा सम अगर आप करते हैं सारे टर्म्स का, तो वो अपना क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1/2। ये जो मैं सारा पॉइंट बता रहा हूँ इस पर डायरेक्टली बेस्ड, एकदम फार्मूला पर बेस्ड एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा और वो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास पहला टर्म और लास्ट टर्म पता रहे तो उस केस में भी आप एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का वैल्यू क्या होता है, n/2 इंटू में a प्लस l। तो ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा। और इस केस में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपना है मीन है। तो मीन निकालने के लिए जान जाइएगा, जो मीन होता है ए बी सी का, अगर मीन आपसे पूछे तो ए बी सी का मीन होता है b इज इक्वल्स टू में a प्लस सी बाई में 2। ये बात का प्रॉपर ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जीपी के बारे में बात करते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के बारे में। तो इस टाइप का अगर आपको फॉर्म मिल जाए कहीं पर, ध्यान रखिएगा, हो सकता है फॉर्म आपको इस डिजाइन में दे दिया जाए। तो इस केस में जो nth टर्म होता है वो आपका ए एन इज इक्वल्स टू में a टू पावर में आर एन माइनस में 1। हालांकि मैं कल कुछ क्वेश्चंस को मैं ट्राई भी करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और PYQ को एक बार कवर कर लेंगे ताकि किस लेवल का पूछता है वो आपको एक्सपेक्टेड आइडियाज़ लग जाएगा। तो मैथ का मैं कल आपको कह सकते हैं कि मैं आपको मैथ का लगभग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, द मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला। और बाकी अभी मैं फार्मूला वाला ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसी फार्मूला पर कल बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। तो ए एन का जो वैल्यू होता है, यानी nth टर्म इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो क्या होता है a इंटू आर टू पावर n माइनस 1। और अगर सारे टर्म को आपको ऐड करना है तो एस एन का वैल्यू क्या होता है, a इंटू में आर टू पावर n माइनस 1 बाई में r माइनस 1। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका डिफरेंस 1 के बराबर नहीं है तब ये फार्मूला, और अगर आपका डिफरेंस 1 के बराबर हो जाए, यानी जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो जो है अगर वो 1 के बराबर हो जाए तो इस केस में एस एन क्या होता है, na के बराबर होता है। लेकिन वहीं अगर केस इन्फिनिटी का हो जाए, जैसे 2, 4, 8, 16 इस तरीके से बढ़ते जाए, तो ये अपना क्या है, ये अपना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। और इस केस में ये क्या है, इन्फिनिटी को जा रहा है। तो वैसे सिचुएशन में इसका जो आंसर होता है ये a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ये इसका फॉर्मूला होता है।
नेक्स्ट मैंने बात कर लिया एपीजीपी के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग, अब आ रहे हैं नेक्स्ट टर्म में, जो कि अपना क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का देखिए फॉर्मूला एकदम डायरेक्ट पूछेगा, तो फॉर्मूला आप सब तैयार रखिएगा। फॉर्मूला में देखिए क्या क्या तैयार रखना है, ये इन्वर्स वाला याद रखिएगा, साइन इन्वर्स 1/x, 1/x को सीधा लिख सकते हैं कॉसिक इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स। ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला पे मैं आपको कह सकता हूँ कि हिट कर दूँ, वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ याद रखिएगा tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। आगे बढ़ते ये वाला फॉर्मूला cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। सेम एज कॉट और सेक, ये तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस cos इनवर्स एक्स होता है, वो पाई/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, प्लस माइनस tan वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीचे में, तो ये अपना याद रखिएगा 2 tan इनवर्स का cos x के फॉर्म में डायरेक्ट इसे फॉर्मूला पूछेगा, इसलिए आपको ज़्यादा इंटेलिजेंसी वाला दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला को याद कीजिए और डायरेक्ट आंसर को पिक कीजिए। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एकदम लिखा हुआ है कि क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आना ही आना है क्वेश्चन, वो क्या है, डोमेन और रेंज है। किसका किसका डोमेन रेंज याद रखना है आपको, तो साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का याद रखिएगा, साथ में आप याद रखिएगा सेक इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का, या कर सकते हैं ऑल ओवर ये 6 डोमेन रेंज का जो फंडा है वो आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी जो मैंने बात किया था वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में याद किया था। एक पॉइंट वही नीचे में भी बताया गया, उसी को दूसरे डिजाइन में। साइन इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड नाम क्या है, इसका स्टैंडर्ड नाम क्या होता है, तो आर्क साइन एक्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी इन्वर्स का अगर आपसे पूछे स्टैंडर्ड नाम तो बताइएगा साइन इनवर्स एक्स को, यानी इन्वर्स का स्टैंडर्ड नाम क्या है, आर्क साइन एक्स। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज का डोमेन रेंज आपको याद रखना है। ऊपर मैंने बात किया था इन्वर्स वाले में, अब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो इसमें आप क्या क्या याद रखिएगा सेक, कॉट, साइन, कॉस, या कर सकते हैं ये 6 वाला आप याद रखिएगा। मैक्सिमम इसके पूछने की संभावना कम है, बट इस 4 की पूछने की संभावना ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन का सीरीज में बढ़ते हैं, तो अब हम लोग एंट्री करते हैं अपना हम लोग एंट्री करते हैं लिमिट में। तो लिमिट में कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पूछेगा, ध्यान रखिएगा। लिमिट साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, और लिमिट कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, टेन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। ये सब एकदम डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का भी फॉर्मूला 1 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। कुछ लॉगरिदम और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x का वैल्यू 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है। 2 इसको याद रखना है, 3 इसको याद रखना है, 4 इस चारों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन का एकदम कुछ फॉर्मूला एकदम डायरेक्ट पूछेगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए सबसे पहला फॉर्मूला x⁻n+1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके बाद इधर फॉर्मूला याद रखिएगा माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसके बाद याद रख लीजिएगा आप यहाँ पे sin इनवर्स x का क्या होता है। ये दोनों में से कोई एक पूछ दे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी डिफरेंशिएशन के लिस्ट में। इधर आपका इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला एक साथ में है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूला उसको बताते चलता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसके बाद इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला में इसका याद रखिएगा इंटीग्रल dx का क्या होता है, तो x + c होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि sec स्क्वायर x का क्या होता है, तो इंटीग्रल sec स्क्वायर x का क्या होता है, तो tan x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि sec x × tan x का क्या होता है, तो sec x + c। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई में √1 - x² का क्या होता है, तो माइनस cos इनवर्स x + c। ये सब डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पूछेगा, इसलिए फॉर्मूला सब कुछ एकदम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली जो है एकदम कह सकते हैं कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वही सारी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन का ध्यान रखना है आपको, ये वाला, ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट है इंटीग्रल ऑफ du बाई √u² + a², इसका फॉर्मेट आप याद रखिएगा। ये क्या होता है, log ln u प्लस √u² + a²। इसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वाले चीज़ों से ये वाला सीधा सीधी याद रखिएगा, डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला वाला है। 0 से ये कौन सा अपना, ये अपना डिफरेंट इंटीग्रेशन है। और डिफरेंट इंटीग्रेशन के इस पोर्शन में आपको ध्यान रखना है कि 0 से π/2 के बीच में sin2n(x) बाई sin2n(x) + cos2n(x), या सिचुएशन कुछ इस तरीके का हो, इसका आंसर क्या होता है, π/4 होता है।
जनरली जब भी ऑप्शन इस टाइप का मिले आप π/4 को ज़्यादा आंसर कीजिएगा, क्योंकि π/4 रहने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो ये अपना एक क्वेश्चन इसको ध्यान रख लीजिएगा, और दूसरा अपना ये tan वाला फॉर्म यानी 1/1 + tan to power nx वाला फॉर्म याद रख लीजिएगा। इसका π/4 होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है, बस अब इसका फॉर्मेट अब याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते इस सीरीज़ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि log sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x dx का 0 से π/2 के केस में, और log cos x का क्या होता है ये आप याद रखिएगा, π/2 log 1/2 होता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते इस केस में, तो ये अपने 2-3 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं अपने PWC के टेस्ट में, वो क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ पे, और ये आप जानते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें मेनली आप इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। देखिए यहाँ वाला फॉर्मेट को याद रखिएगा, A से B इंटीग्रेशन और A से C इंटीग्रेशन, यानी अगर आपका इंटीग्रल रह जाए A से B fx × dx, तो इसका जो करेक्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है, इसको आप कुछ इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटीग्रल A to C fx dx प्लस C to B, इस तरीके से भी एक्सप्रेस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वाला थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ याद रखिएगा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल केस का, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जनरली इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ समझाता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो -a to a के बीच में, अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो -a से a के बीच में, और अगर इसका वैल्यू 2 0 से लेकर के a fx dx आ जाए तो ये अपना इवन होता है, अदरवाइज अपना ऑड होता है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये जो अपना ध्यान रखिएगा, ये अपना पॉइंट इवन ऑड के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद इससे ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं, साथ में कुछ अपना इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टीज है उसी चीज़ को नीचे में बताया गया है, और साथ में इसका जो यूज़ है यही सब सेम चीज़ नीचे भी है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा यहाँ वाला पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। देखिए इंटीग्रल a to b fx dx का जो वैल्यू होता है वो इंटीग्रल a to b f a + b - x होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको ऊपर में भी बताया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। अभी मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में, और ये सिंपल वाला एप्लीकेशन पूछेगा, यानी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी आप पढ़े। अगर इस वाले पोर्शन को स्किप भी करते हैं तो कोई बात नहीं, मतलब एरिया फाइंड करने वाला, जिसमें आप जानते होंगे इस तरीके से इस बाउंड्री के बीच में एरिया फाइंड करना है। तो ये सब किससे बनता है, ये सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। इसको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन एकदम नो डाउट इससे क्वेश्चन रहेगा, और ये कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप डिफरेंशिएशन को अगर आप इक्वेट कर देते हैं, जैसे अगर आप लिखते हैं dy/dx² = 0, तो ये अपना क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आप इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो यही अपना क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बस 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है पता करने के लिए, वो अपना क्या है, एक तो अपना ऑर्डर है, और एक अपना क्या है कि एक अपना हो जाएगा ऑर्डर, और एक अपना डिग्री। ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर का मतलब डी पे पावर कितना है वो अपना ऑर्डर कहलाएगा, और होल पे पावर कितना है वो अपना डिग्री कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हैं। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर का मतलब क्या है, डेरिवेशन का वहाँ पे क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, और एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव भी अपना डिग्री कहलाता है। एज एन एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा, देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है d2x/dx², सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग d2y/dx² प्लस में dx/dy⁵ = 0। इस तरीके से एक इक्वेशन लिख दिया। अब हमको पता करना है कि इसका ऑर्डर क्या है और इसका डिग्री क्या है। ये 2 चीज़ हम लोग को पता करना है, यही आपको पता करने के लिए आना चाहिए, इसी से क्वेश्चन आएगा भी। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएटिव, यानी डी का हाईएस्ट क्या है पावर, इसको देखिए। तो डी का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी ऑर्डर क्या है इसका 2 है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपको ऑर्डर के बारे में या फिर डिग्री के बारे में पता करें तो उसको हमेशा इस फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, मतलब 1 साइड अपना 0 और दूसरे साइड इक्वल के बाद वो सारा इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है कि ये जो अपना ऑर्डर है, ऑर्डर इस केस में क्या था, 2 था। तो इस ऑर्डर का यानी जो मैक्सिमम जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे इस पूरे इक्वेशन में
मैक्सिमम ऑर्डर क्या था, 2 था, और इस मैक्सिमम 2 वाले ऑर्डर का पूरा जो डिग्री था वो क्या है, 1 है। इस केस में इसका डिग्री क्या कहा जाएगा, 1, ऑर्डर कहा जाएगा 2। इस मैथ वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन एकदम आपको परफेक्टली याद होना चाहिए और इससे क्वेश्चन आपका 100% पूछता है। बाकी सारी चीज़ें आपका याद भी नहीं होता है तो भी चलेगा, बट इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेक्टर वाले चैप्टर में एंट्री करते हैं। वेक्टर वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस यहाँ वाले पोर्शंस में बनेंगे। आप जानते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप जान रहे हैं, और वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इससे 100% क्वेश्चन रहेगा आपका। वेक्टर मेनली 2 प्रकार का वेक्टर प्रोडक्ट होता है, एक तो अपना होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक अपना क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर 2 प्रोडक्ट का रिजल्ट, अगर 2 प्रोडक्ट है, मतलब अगर 2 वेक्टर है, लेट अस सपोज ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, अगर इस दोनों वेक्टर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट अपना स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ये अपना स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से भी, यानी ये दोनों के बीच में क्या होता है, डॉट होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट भी। और अगर इस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो भी एक वेक्टर आ जाए, तो वैसे सिचुएशन में इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या याद रखना है कि ए डॉट बी का वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा, और अगर प्रोजेक्शन पूछ ले ए का तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई बी हो जाएगा। सेम तरीके से अगर बी का प्रोजेक्शन पूछ ले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से डिवाइड कर दीजिए। एंगल निकालने के लिए आना चाहिए, एंगल का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा, यानी थीटा का एंगल का वैल्यू क्या होता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी। अगर ए डॉट बी का वैल्यू दिया गया है और ए और बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू दे दे, इस पर पुट करके वैल्यू को निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, जब भी आपका डॉट प्रोडक्ट सेम के बीच में हो तो वैल्यू आपका 1 आता है, अगर डिफरेंट हो जाए तो 0 आ जाए। मतलब आई का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, आई के साथ हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में आपका हो रहा है क्या, इस केस में अपना डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट को दिखाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ हो जाए, इस तरीके से आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ तो 1, आई का अगर जे के साथ होगा तो 0, आई का साथ के साथ होगा तो 0। सेम तरीके से जे का जे के साथ 0, बाकी सब क्या होगा, जे का जे के साथ 1, बाकी सब 0। तो ये अपना फंडामेंटल जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब आ रहे हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता भी दिया। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, साथ में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है डॉट प्रोडक्ट का, यानी डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब ए डॉट बी, कुछ इस तरीके से। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज से पूछेगा ए डॉट बी का वैल्यू इक्वल होता है बी डॉट ए के बराबर। साथ में यहाँ जो था ये मैंने आपको बताया, सेम के बीच में वैल्यू 1 और डिफरेंट के वैल्यू में वैल्यू 0। नेक्स्ट मैंने आपको बताया अगर परपेंडिकुलर का केस होगा तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, उसका नेट वैल्यू क्या होगा डॉट प्रोडक्ट का, 0 होगा। इसके बाद पैरेलल का केस रहेगा तो ध्यान रखिएगा एंगल बिटवीन देम क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। और अगर वो परपेंडिकुलर का केस होगा तो एंगल बिटवीन देम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये 2 बात को ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद रखना है कि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा आगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ए क्रॉस बी अगर होगा तो वो इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है अगर वेक्टर क्या होना चाहिए, अगर वेक्टर हमारा वेक्टर के केस में और पॉइंट आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशंस को लेकर के आई का जे के साथ के होता है, जे का के साथ आई होता है, यानी इस तरीके से पैटर्न चलता है आई जे के। अगर आई का जे के साथ हो तो के, जे का के साथ हो तो आई, इस तरीके का। बाकी कुछ भी दूसरा रिवर्स हो जाए तो वो अपना माइनस साइन ले लेगा। ये वाला सीरीज़ को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर इस पर अगर डिफरेंट लेवल का पूछ दे तो आसान है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ए और बी का करना है, क्या आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप ये दोनों को क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। आसान है, सब आप जानते हैं। मैं सारे चीज़ों को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपके लिए जाना ज़रूरी है। फिर मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में याद रखिएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के अगर निकालने के लिए तो 1/2 x1 1 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2 का फॉर्मूला आप भी सीखे होंगे। इसके बाद इंटरसेक्शनल फॉर्मूला, अगर लाइन वाला जो डिवीजन रह जाए तो उसके इसमें क्या होता है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। अगर एक लाइन सेगमेंट है उसका डिवीजन हो रहा है एम और एन के फॉर्म में, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट है बीच वाले एक्स का वो क्या हो जाता है mx2 + nx1/m+n। ये वाला फॉर्मूला का ध्यान रख लीजिएगा, मिड पॉइंट का ध्यान रख लीजिएगा और सेंट्रोइड का ध्यान रख लीजिएगा। सेंट्रोइड का पूछा था 2019 वाले पेपर में,
तो इसे थोड़ा सा सेंट्रियोइड वाला फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इस तरीके वाला। तो ये अपना सेंट्रियोइड का हो गया क्या, x1 x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई में 3। इसके बाद आते हैं स्ट्रेट लाइन में जंप करते हैं। स्ट्रेट लाइन में आप याद रखिएगा, जो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट याद रखना है वो आपको रखना है एक लाइन के लिए इक्वेशन, और लाइन के लिए इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। एक लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। लाइन के बारे में जान रहे हैं, जहाँ पे m क्या है इसका स्लोप है, और y और x क्या है जिस लाइन से या जिस पॉइंट से पास करता है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, पास कर रहा है एक पॉइंट एक्स वाई से, और अगर इसका स्लोप y m रहे तो इसका क्या हो जाता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में सी। वहीं अगर ये पास करता है x1 y1 से, अगर ये पास करे x1 y1 से, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर ये a और b के साथ इंटरसेप्ट करे तो इसके इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है उसका, लाइन का x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर m1 स्लॉप है और m2 स्लॉप है दो लाइन का, और अगर इस दोनों के बीच में एंगल आपको पता करना रहे, यानी एक लाइन का आपको दे दिया जाएगा स्लॉप m1, दूसरा का m2, और अगर इस दोनों के बीच में एंगल पता करना रहे तो ध्यान रखिएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है m1 माइनस m2 बाई में 1 प्लस m1 इंटू में m2। वहीं अगर दो लाइंस को पैरेलल पता करना है तो ध्यान रखिएगा उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी स्लॉप का वैल्यू अगर इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होता है, और अगर स्लॉप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपना परपेंडिकुलर हो जाता है। याद रख लीजिएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। इलिप्स का फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये वाला केस हो गया अपना ये दोनों केस इलिप्स के लिए। तो इलिप्स वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला बस आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाइपरबोला का फार्मूला क्या होता है इसको याद रख लीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे इसेंट्रिसिटी को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इस केस में हाइपरबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी होता है उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इसेंट्रिसिटी बराबर क्या होता है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डायरेक्ट ये सब फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ये सब क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। नेक्स्ट पाराबोला का फॉर्मूला याद रखिएगा। वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ax होता है। तो ये अपना पाराबोला वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये तीन चीज़। इसके बाद सर्किल के केस में अगर बात किया जाएगा तो सर्किल केस में क्या हो जाएगा, सिंपल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और अगर ये सर्किल है, सर्किल पास कर रहा है किसी पॉइंट से, पॉइंट का नाम क्या है एच और के, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस केस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर का स्क्वायर। इसको आप ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट वाले प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन वाला क्वेश्चन देगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी बाई एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन द कंडीशन क्या रहेगा, एफ रहेगा। तो इसके लिए सही, इसके लिए क्या होता है, ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ पे देखिए बताया गया पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई में पी एफ। ये अपना पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन पूछेगा। अगर कह देगा आपको इंडिपेंडेंट इवेंट तो याद रखिएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपना किसके बराबर हो जाता है, पी ई इंटू में पी एफ के बराबर हो जाता है। तो अपना जो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट पे क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये दो वाला थ्योरम आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा में आते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा का बात याद रखिएगा। मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई में एन, यानी सारे फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई को कर दीजिए और बाद में डिवाइड दीजिए पूरे फ्रीक्वेंसी। तो ये अपना मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई में एन। और दूसरा क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2th टर्म। ये किसके लिए, ऑड के लिए। अगर n का वैल्यू अपना ऑड हो तो अपना जो मीडियन होता है वो n प्लस 1/2th होता है, और अगर इवन हो जाए तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई में 2 होता है। मोड अपना होता है जो मैक्सिमम आता है, जैसे अगर 2, 5, 5, 7 इस तरीके से, तो जो मैक्सिमम आएगा वो अपना मोड कहलाएगा। वहीं अगर वेरिएंस के बारे में बात करें तो वेरिएंस का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस एक्स बार बाई में n का स्क्वायर। और वहीं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात की जाए तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये सारा चीज़ को याद रखिएगा। हालांकि और भी कुछ चीज़ें भी छूट रही है, वो सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ छूटा है, जिसमें अपना क्या है, एक तो अपना परमुटेशन छूट रहा है, दूसरा अपना कॉम्बिनेशन छूट रहा है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, और एक चीज़ आपका छूट
साथ में अपना थोड़ा सा बेसिक छूट रहा है मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का। हालांकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन रहता नहीं, पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक ही फार्मूला है, वो याद रखिएगा। जैसे परमुटेशन के केस में क्या होता है, एनपीआर का फार्मूला पढ़े होंगे। एनपीआर का मतलब क्या होता है, एन का फैक्टोरियल माइनस में पी में क्या हो जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये वाला एनपीआर में यानी परमुटेशन के केस में, अरेंजमेंट के केस में अगर कहेगा तो जब भी अरेंजमेंट का केस दे, जब भी आपको अरेंजमेंट का केस दे तो अरेंजमेंट के केस में टोटल एन पता कीजिएगा और कितने तरीके से करना है वो अपना आर हो जाएगा। और ये अपना ये जो अपना अरेंज कीजिएगा, यही फॉर्मूला क्या कहलाता है, एनपीआर फार्मूला कहलाता है। तो एनपीआर को आप, एनपीआर का मतलब समझ जाइएगा एन का फैक्टोरियल बटे में पी माइनस में आर का फैक्टोरियल, ये अपना इसका वैल्यू हो गया। वहीं अगर बात की जाए कॉम्बिनेशन के केस में, कॉम्बिनेशन के केस में तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, सिलेक्शन। और सिलेक्शन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, एनसीआर का। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बटे में आर का फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल। ये अपना दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे सारा क्वेश्चन अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बनेगा। और इसी के बेसिस पे चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपने 2019 वाले पेपर से। जितना भी क्वेश्चन है इतना कॉन्सेप्ट से बनेगा, इतना कॉन्सेप्ट से ज़्यादा नहीं पड़िएगा तो आपका आराम से 25 प्लस तो आपका खूब आराम से आ जाएगा। और थोड़ा सा जो रिलेशन वाला बात था वो आपको बता देते हैं। थोड़ा सा रिलेशन वाला बात पूछता है, इसलिए रिलेशन वाला बात क्लास 12 वाला जो रिलेशन है, संबंध है, वो थोड़ा सा छूटा है, वो मैं बता दे रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें अपनी इसमें कंटेंट में कंप्लीट हो जाए। पहला अपना आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन करने का मतलब होता है अगर पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम हो जाए तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन यानी आगे का एलिमेंट यानी कि अपना क्या कर सकते हैं, डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाना चाहिए, सेम होना जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपना आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप क्या है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आपका कुछ मैपिंग कुछ इस डिजाइन से, और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव का करने का मतलब होता है अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है 1 2, ठीक है, हमारे पास एक सेट है 1 2 और इस पर तैयार एक रिलेशन है। एक तैयार रिलेशन का नाम क्या है, R11 2 2 1 2 या 2 1, इस तरीके से एक तैयार हुआ रिलेशन है। और इस रिलेशन के केस में क्या देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड विद इटसेल्फ, यानी इस केस में अपना एलिमेंट क्या था, 1 था, तो देख रहे हैं 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 भी था तो 2 का रिलेशन 2 के साथ है, यानी आगे का यानी करने का मतलब इमेज, और ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाए। तो वैसे सिचुएशन में इस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में आता है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक करने का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का R1 2 2 1 इस प्रकार का, ठीक है, यानी ए बी फिर बी सी, इस प्रकार के रिलेशन कौन से में आएंगे, सिमेट्रिक में आएंगे। और ट्रांजिटिव में क्या आएगा, ए बी बी सी, तो अपना नेट बनेगा ए सी। ये अपना कहा जाएगा था रिलेशंस का। ये जो जितना भी टाइप्स था और जितना भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन था वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। सो देखिए ये था 2019 का क्वेश्चन पेपर, और 2019 का क्वेश्चन पेपर बेहद ही आसान था। इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा था। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, जब भी आपको फॉर्म मिल जाए a sin x प्लस बी कॉस एक्स, अगर इस प्रकार का आपको फॉर्म मिल जाए तो इसका जो करेक्ट जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आगे के दोनों जो कोएफिशिएंट है उसको आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। वही अगर मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो इसमें मिनिमम वैल्यू में बस निगेटिव लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशन है, तो आप आराम से देख लीजिए 1 1 है 2 2 है, यानी ये अपना क्या है, ये तो आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशनशिप के बारे में बात होता है। तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, वैसा रिलेशन जो कि क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, आगे पीछे दोनों का एलिमेंट क्या होना चाहिए, अपने से रिलेशन होना चाहिए, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक करने का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब जैसे 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, और इस केस में क्या हो गया, अपना जो नेट रिलेशन आया वो अपना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए मिलाएंगे हम लोग फिर से। यहाँ देखिए 1 का 1 के साथ है, फिर क्या है 2 का 2 के साथ है, इस तरीके से रिलेशनशिप तैयार होते जा रहा है, ठीक है। और इस केस में इसको भी देख सकते हैं आप आगे में, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, और यहाँ पे फाइनली क्या बना कि ये जो रिलेशनशिप है अगर आप इसमें देखिएगा तो ये अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव कैसे, 1 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, और नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 3 3 सेम है, और इसके बाद क्या है 1 और 2 है, यानी ए बी बी सी, तो अपना क्या बना, ए सी बना। तो ये अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव है, साथ में क्या अपना ट्रांजिटिव है।
तो इस तरीके से देखा जाता है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको पूछा गया था ये फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि अगर एक फंक्शन एक के साथ रिलेटेड है तो वो क्या कहलाता है, 1 कहलाता है, इसलिए इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना था, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना आसान है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है साइन इनवर्स, √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 के बारे में बात हो, यानी साइन 60 का, साइन से साइन चढ़ गया √60 को हम लोग क्या कर सकते हैं, π/3 कर सकते हैं। इस तरीके से एकदम बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। अब इस AP में बताना है, इस GP में बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये आसान है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आसान होता है, बस आप उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद देखिए ये किसका कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन का है, ध्यान रखिएगा। ये अपना डोमेन रेंज पूछ दिया है, ये भी मैंने आपको PDF से बता दिया था। ये अपना वैल्यू पूछ दिया, ये भी वैल्यू वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, वैल्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी आसान है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इन सेंटर के बारे में बात हुआ है, अभी हमने बात किया था इन सेंटर वगैरह के बारे में, यानी अपना वो है कोऑर्डिनेट प्लस सिस्टम से डिस्टेंस पता करना है 2 लाइन के बीच में। ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डिफरेंशिएशन है। सब एकदम आसान क्वेश्चन का लेवल होता है, बस आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। बट जितना मैं आपको फॉर्मूला बताया वो सारा उसी फॉर्मूला से है, कंफर्म की उसी से आपका रहेगा। तो थोड़ा सा बस जो भी मैं फॉर्मूला बताया उस पर आप अपने बुक से 2-4 क्वेश्चन देख लीजिएगा, बेसिक सब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर।